हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। अभिनव साइंस स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है, आपका हार्दिक अभिनंदन है। प्यारे बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने सर्कुलर मोशन और उससे जुड़ी कुछ परिभाषाएं स्टडी की थी, है ना। हमने पढ़ा था एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी और उसके बाद एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, आज की जो हमारी क्लास है इसमें भी हम एक बहुत महत्वपूर्ण और शानदार कंसेप्ट पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप लोग पेन कॉपी लेके बैठ जाएं और साथ साथ में आप लोग नोट्स बनाएं। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ओके, और आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक है, वो रहेगा अभिकेंद्रीय त्वरण। क्या रहेगा बच्चों? अभिकेंद्रीय त्वरण। ओके, अभिकेंद्रीय त्वरण। चलो, अभिकेंद्रीय त्वरण क्या होता है, ठीक है, इसकी बात हम करेंगे। ठीक है, लेकिन इससे पहले मैं आपसे ये पूछ लेता हूँ कि त्वरण क्या होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है बच्चों, एक्सेलरेशन क्या होता है। ठीक है, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, है ना। मैं 1-2 मिनट रुक जाता हूँ और आपके लिए सवाल है ये, है ना। एक्सेलरेशन क्या होता है ना, त्वरण क्या होता है, तो बताएं। बिल्कुल, तो देखिए बच्चों, जब कोई पार्टिकल मोशन कर रहा होता है ना, और आप उसको देख रहे हो और आपको लगता है कि पार्टिकल के वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, यानी बच्चों उसके वेग में परिवर्तन हो रहा है ना। और यदि वेग में परिवर्तन हो रहा है तो हम बोल देते हैं कि वो पार्टिकल जो है वो त्वरित है, इसका मतलब वो पार्टिकल त्वरण में है। अरे भाई, त्वरण क्या होता है? त्वरण क्या होता है बच्चों? वेग में परिवर्तन की दर, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये चीज़ आप लोगों ने पढ़ी हुई है। ओके, तो त्वरण का मतलब हो गया वेग में परिवर्तन। तो यहाँ लिखा हुआ है अभिकेंद्रीय त्वरण, यानी अभिकेंद्रीय है लेकिन है तो त्वरण, और त्वरण है, इसका मतलब बोलो क्या होगा बच्चों? वेग में परिवर्तन। क्या होगा बोलो? वेग में परिवर्तन। ओके बच्चों, एक चीज़ देखो, वेलोसिटी आपका वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी के बारे में मैं आपको एक बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट बताता हूँ। बेटा, कोई भी वेक्टर है ना, और जो आपका वेक्टर होता है ना, उसमें बेटा 2 चीज़ होती है। एक तो क्या होता है? मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड क्या होता है बच्चा? परिमाण। ठीक है, और एक इसमें क्या होता है बच्चा? डायरेक्शन, यानी दिशा। ठीक है, अब आप ध्यान देना इस बात पे। आप लोगों ने क्या काम किया कि आपको ये काम दिया गया है कि आपको इस वेक्टर को चेंज करना है ना, और आप वेक्टर का परिमाण चेंज नहीं कर पाते हो, है ना, लेकिन आप उसका दिशा चेंज कर देते हो, है ना। भले ही आप परिमाण चेंज नहीं कर पाए, लेकिन यदि आपने उसका दिशा चेंज कर दिया, यदि आपने उसका डायरेक्शन चेंज कर दिया, तो इसका मतलब बच्चों वो वेक्टर बदल गया, वो वेक्टर बदल गया। 1 नंबर बात। 2 नंबर बात, मान लीजिए आप परिमाण चेंज नहीं कर पा रहे हो, है ना, आप परिमाण चेंज नहीं कर पा रहे हो, आपने दिशा चेंज कर दिया, तो मैंने कहा कि वो वेक्टर बदल गया। या इस प्रकार मान लीजिए कि यदि आप दिशा चेंज नहीं कर पा रहे हो और आपने परिमाण बदल दिया, तब भी वो वेक्टर बदल जाता है, यानी दोनों में से कोई एक बदल दो। या फिर तीसरा तरीका ये हो सकता है कि आप उसका परिमाण भी बदल देते हो और आप उसका दिशा भी बदल देते हो, तो ये दोनों चीज़ बदल गई, तब भी आपका वेक्टर बदल गया। कहने का मतलब वेक्टर क्वांटिटी को बदलना है तो या तो आप उसका मैग्नीट्यूड चेंज कर दो, या फिर आप उसका डायरेक्शन चेंज कर दो, है ना, या बोथ, या आप दोनों के दोनों चेंज कर दो, तो वो वेक्टर चेंज हो जाएगा। ओके, तो वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी क्या होता है बच्चों? वेलोसिटी क्या होता है? तो वेलोसिटी होता है एक वेक्टर क्वांटिटी, है ना। अभिकेंद्रीय त्वरण के संदर्भ में मैं आपको बताता हूँ कि जो आपका वेलोसिटी है ना, वेलोसिटी, इसका बच्चों केवल और केवल डायरेक्शन चेंज होगा। केवल और केवल क्या चेंज होगा? डायरेक्शन।
वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा। हमें क्या है भाई, डायरेक्शन चेंज हो गया इसका मतलब वेलोसिटी चेंज हो गई, और वेलोसिटी में चेंज आ गया इसका मतलब एक्सेलरेशन बन गया। और वो वाला एक्सेलरेशन जो केवल और केवल डायरेक्शन के चेंज के कारण उत्पन्न हुआ है उसको हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, या उसको क्या बोलते हैं बच्चों, अभिकेंद्रीय त्वरण। क्या बोलते हैं, अभिकेंद्रीय त्वरण। तो एक बात तो आपको माइंड में ये रखनी है कि आपका जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है वो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं करता बच्चों। तो फिर क्या चेंज करता है सर, वो चेंज करता है बेटा पार्टिकल के वेलोसिटी के डायरेक्शन को, पार्टिकल के वेलोसिटी के डायरेक्शन को। चलो छोड़ो, आप मेरे को एक बात बताओ, आप लोगों ने न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पढ़े हैं, है ना। आपने फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन भी पढ़ा है ना। उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, जड़त्व का नियम भी बोलते हैं, है ना। आपने 3 प्रकार के जड़त्व भी पढ़े हैं। 3 प्रकार के जड़त्व में जो तीसरा जड़त्व पढ़ा था वो क्या था बच्चों, दिशा का जड़त्व। क्या था बच्चों, दिशा का जड़त्व। याद आ रहा है ना, याद आ रहा है ना कि भाई हर एक पार्टिकल है ना वो अपनी दिशा में परिवर्तन का विरोध करने का गुण रखता है। इसका मतलब यदि आप पार्टिकल की दिशा को बदलना चाहते हो तो आपको क्या चाहिएगा, फोर्स। यानी डायरेक्शन को बदलने के लिए क्या चाहिए, फोर्स। और किसी पार्टिकल पे यदि फोर्स लग रहा है तो मैंने आपको बताया है बच्चों उसमें क्या बन जाएगा, एक्सेलरेशन। और दिशा बदलने के लिए जो फोर्स आप लगा रहे हो जिसके कारण जो एक्सेलरेशन बढ़ रहा है वो वाला एक्सेलरेशन जो मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ, यहाँ कौन सा एक्सेलरेशन होगा बच्चों, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। कौन सा होगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अभिकेंद्रीय त्वरण। चलो देखो बच्चों, मैं आपको समझाता हूँ। कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है ना। जैसे एटम में क्या होता है बच्चों, एटम में क्या होता है, उसके सेंटर में एक छोटा सा पार्ट होता है ना, छोटा सा स्थान जहाँ सारा का सारा धनावेश होता है उसको नाभिक बोलते हैं, है ना। और उसके चारों ओर उसका जो इलेक्ट्रॉन होता है वो चक्कर काटता रहता है। तो ये इलेक्ट्रॉन कौन सी गति करता है, तो आंसर है वर्तुल गति करता है, सर्कुलर मोशन करता है। तो यहाँ ध्यान से देखें, सर्कुलर मोशन करता है। ये सर्कुलर मोशन का यदि सेंटर है तो आपका ये इलेक्ट्रॉन या आपका पार्टिकल यदि पॉइंट ए पे है तो इसका वेलोसिटी ये है, पॉइंट बी पे आ गया तो ये हो गया, पॉइंट सी पे ये हो गया, पॉइंट डी पे ये हो गया, पॉइंट ई पे ये हो गया, एफ पे ये हो गया, जी पे ये हो गया, यहाँ वापस ये हो गया, यहाँ वापस ये हो गया। तो इस सर्कुलर मोशन में क्या हो रहा है, तो इसका आंसर है कि सर्कुलर मोशन में जो पार्टिकल का वेलोसिटी वेक्टर है, पार्टिकल का जो वेलोसिटी वेक्टर है वो लगातार चेंज हो रहा है। कैसे चेंज हो रहा है, कभी इसका डायरेक्शन ये है, कभी इसका डायरेक्शन ये है, कभी डायरेक्शन ये है, कभी डायरेक्शन ये है, कभी डायरेक्शन ये है, कभी डायरेक्शन ये है। यानी वेलोसिटी लगातार चेंज हो रहा है, और लगातार चेंज हो रहा है इसका मतलब पार्टिकल के पास क्या है, एक्सेलरेशन। और यहाँ पार्टिकल के पास जो एक्सेलरेशन होता है जिसके कारण ये डायरेक्शन चेंज हो रही है वो हमेशा होता है इस वर्त के केंद्र की ओर। पार्टिकल यहाँ है तो इसके एक्सेलरेशन की डायरेक्शन, भाई एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन भी होगी। इसका डायरेक्शन जो है वो हमेशा सर्कल के सेंटर की ओर होता है। जब पार्टिकल यहाँ आ गया तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन ये हो जाएगी, यहाँ आ गया पार्टिकल डायरेक्शन ये हो जाएगी, यहाँ आ गया डायरेक्शन ये हो जाएगी, यहाँ आया 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 वापस से ये हो जाएगी। यानी ये वाला जो एक्सेलरेशन है पार्टिकल का, ये हमेशा सर्कल के सेंटर की ओर होता है। पार्टिकल यहाँ है तब भी इसका डायरेक्शन कहाँ, सेंटर की ओर। यहाँ आ गया तब भी सेंटर की ओर, यहाँ आ गया तब भी कहाँ, सेंटर की ओर, यहाँ आ गया तब भी कहाँ है, सेंटर की ओर। तो जो एक्सेलरेशन पार्टिकल के सेंटर की ओर हो, केंद्र की ओर हो, किधर हो, केंद्र की ओर हो, उसको क्या कहा जाता है, अभिकेंद्रीय त्वरण। क्या कहा जाता है, अभिकेंद्रीय त्वरण। ठीक है बच्चों, तो एक बार लिख लेंगे और इसको डिटेल से समझेंगे जब इसका हम लोग सूत्र बनाएंगे। बहुत अच्छा कंसेप्ट है भाई, बहुत अच्छा कंसेप्ट है। थोड़ा मेहनत करोगे बिल्कुल आप लोगों को अच्छे से ये चीज़ समझ में आएगी। ठीक है, तो अभिकेंद्रीय त्वरण क्या होता है आप लिखिए, जब कोई कण वर्तुल गति
करता है, वर्तुल गति करता है, तो उस कण पर वर्त के केंद्र की ओर एक त्वरण कार्य करता है, जिसे अभिकेंद्रीय त्वरण कहते हैं। अभिकेंद्रीय त्वरण अंग्रेजी में बोलते हैं सेंट्रीपिटल, इसलिए जड़ में लिख दिया सी, यानी अभिकेंद्रीय त्वरण का जो प्रतीक है वो क्या हो गया, AC, जिसे अभिकेंद्रीय त्वरण कहते हैं। अभिकेंद्रीय त्वरण कहते हैं। दोबारा सुनो क्या है। कोई भी कण जब सर्कुलर मोशन कर रहा होता है ना, तो जो उसका सर्कुलर पाथ होता है उसके केंद्र की ओर क्या कार्य करता है, एक त्वरण कार्य करता है। उस त्वरण को क्या कहा जाता है, अभिकेंद्रीय त्वरण। क्या कहा जाता है, अभिकेंद्रीय त्वरण। इसको बोलते हैं बेटा सेंट्रीपिटल फोर्स। यदि मैं आपसे पूछूं कि चलो ये बताओ, जो आपका अभिकेंद्रीय त्वरण है, जो आपका अभिकेंद्रीय त्वरण है, उसका डायरेक्शन क्या होगा? बोलो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा वर्त के केंद्र की ओर। आपका आंसर क्या होगा, वर्त के केंद्र की ओर। ओके बच्चों, ठीक। अब देखिए बच्चों, आप कह रहे हो सर सर्कुलर मोशन में सर्कल के सेंटर की ओर ये एक्सेलरेशन काम करता है, और एक्सेलरेशन इसका मतलब वेलोसिटी में चेंज हो रहा है। तो बताओ, कोई भी सर्कुलर मोशन देख लो आप, कोई भी सर्कुलर मोशन देख लो, कोई भी सर्कुलर मोशन देख लो आप, है ना। पार्टिकल का जो लीनियर वेलोसिटी है वो लगातार चेंज होता है ना। लीनियर वेलोसिटी, देखो उसका डायरेक्शन लगातार चेंज होता है, तभी तो सर्कल में चलेगा। यदि वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज नहीं होगा तब तो वो स्ट्रेट लाइन में चलेगा। लगातार डायरेक्शन चेंज होता है तभी तो वो सर्कल में चलेगा। और डायरेक्शन चेंज हो रहा है इसका मतलब वेलोसिटी में चेंज हो रहा है, और वेलोसिटी में चेंज हो रहा है इसका मतलब वो एक्सेलरेशन है। और वो वाला एक्सेलरेशन क्या कहलाता है बच्चों, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन या अभिकेंद्रीय त्वरण कहलाता है। ओके, अब अगली चीज़ है, देखो आपके जो एग्ज़ाम, खैर इस बार तो आप प्रमोट हो गए। जनरली जो आपका एनुअल एग्ज़ाम होता है उसमें एकदम ये परंपरागत सवाल है ना, ये आता ही आता है कि अभिकेंद्रीय त्वरण का सूत्र स्थापित कीजिए। ओके, तो आप लोग भी हेडिंग डालिए, आप लोग भी हेडिंग डालिए अभिकेंद्रीय बल का, अभिकेंद्रीय बल क्या, अभिकेंद्रीय त्वरण का, अभिकेंद्रीय त्वरण का सूत्र स्थापित करना। अभिकेंद्रीय त्वरण का सूत्र स्थापित करना। किसका सूत्र स्थापित करना बच्चों, अभिकेंद्रीय त्वरण का। इससे पहले मैं आपको कुछ ट्रिग्नोमेट्री की बातें बता देता हूँ बच्चों। देखो, यदि आपका एंगल थीटा है वो लगभग बराबर 0 डिग्री हो या लघु हो, थीटा यदि बच्चों क्या हो, लघु हो। लघु होने का मतलब है लगभग 0 डिग्री के बराबर हो। तो जो आपका साइन थीटा होता है उसका वैल्यू थीटा के बराबर होता है ना। और जो आपका कोस थीटा होता है उसका वैल्यू 1 के बराबर होता है ना। मैथ्स वाले बच्चे ये बात जानते हैं, ये अप्रोक्सीमेशन आपको याद रखना चाहिए। जब आपका थीटा लघु हो, लघु का मतलब 0 के करीब हो, 0 के करीब हो, तो बच्चों साइन थीटा का जो वैल्यू है वो किसके बराबर होता है, थीटा के। और कोस थीटा का वैल्यू है वो किसके बराबर होता है, 1 के, है ना। ये अप्रोक्सीमेशन आपको याद रखना है। ये अप्रोक्सीमेशन कैसे है मैं आपको इसका एक रफ आइडिया दे देता हूँ। इससे पहले आपको एक बात बताता हूँ, ध्यान देना। यहाँ जो ये एंगल है वो मैंने डिग्री में ले लिया हुआ है, रेडियन में लिया हुआ है। मान लीजिए आपको एंगल दिया हुआ है थीटा बराबर 0.001, है ना। तो यहाँ आप थीटा देख सकते हो, है ना। ये लगभग आपका 0 है ना। यानी जो आपका थीटा है वो बहुत छोटा है भाई, बहुत छोटा है। तो आपसे ये पूछ लिया जाए कि साइन 0.001 का मान क्या होगा, और आपसे ये पूछ लिया जाए कोस 0.001 का मान क्या होगा। तो प्यारे बच्चों, ये आपका थीटा है और आपने कहा है कि साइन थीटा थीटा के बराबर। तो साइन टेबल में आप इस वाले एंगल का वैल्यू जब देखोगे तो ये आपको मिलेगा 0.001 के बराबर, यानी ये आपका थीटा था और ये आपको कितना मिल गया, थीटा।
और कोस टेबल में जब आप इसका मान देखोगे तो ये आपको कितना मिलेगा 1, है ना। अब ज़रूरी नहीं है ये वाला वैल्यू हो, मान लो आपको ये पूछ लिया गया है कि 0.02 का मान, ध्यान देंगे एंगल आपका रेडियन में है, तो यहाँ भी थीटा लघु है और आपने क्या कहा है बच्चों कि थीटा आपका यदि लघु है तो आपका जो साइन ऑफ थीटा है वो थीटा होता है। तो यहाँ थीटा आपका 0.02 है और लघु भी है तो ये थीटा के बराबर ही आएगा, साइन टेबल में देख लो। और यदि आप कोस 0.02 का वैल्यू कोस टेबल से देखोगे तो 1 आएगा, है ना मज़ेदार बात। कोस 0.001 का मान भी 1, कोस 0.02 का मान भी 1। अब ये आपको याद कैसे रहे, है ना, अभी आपको याद कैसे रहे इसके लिए भी मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, है ना। थीटा के छोटे मान के लिए, है ना, ये अप्रोक्सीमेशन होता है केवल थीटा के छोटे मान के लिए, है ना। तो थीटा का छोटे से छोटा मान क्या हो सकता है, क्या 0.001, क्या 0.02, नहीं, छोटे से छोटा मान हो सकता है 0। ये भी तो आपका एक एंगल है। तो बच्चों साइन 0 का मान, भाई यहाँ ये थीटा है, बोलो कितना होता है 0, यानी किसके बराबर आ गया, थीटा के बराबर। तो याद रह जाएगा थीटा यदि 0 है यानी लघु है तो साइन थीटा किसके बराबर, थीटा के बराबर। और कोस थीटा, यहाँ थीटा कितना है बच्चों 0 यानी लघु, बोलो ये कितना होता है 1, है ना। तो आप ये अप्रोक्सीमेशन याद रखोगे, मैथ्स वाले बच्चे तो ये चीज़ जानते हैं, है ना। ये इतनी जो कहानी है वो मैंने बायोलॉजी वाले बच्चों के लिए बताया है ना, जो बायोलॉजी वाले बच्चे हैं उनके लिए बताया बच्चों। साइन थीटा थीटा के बराबर, कोस थीटा 1 के बराबर, कब, जब आपका थीटा क्या हो, छोटा हो, थीटा क्या हो, छोटा हो। चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों। अभिकेंद्रीय त्वरण का सूत्र स्थापित करना, ठीक है। अच्छा आर्टिकल है ये, है ना, मज़ा आएगा आप लोग इसको करोगे तब। तो अभिकेंद्रीय त्वरण का सूत्र स्थापित करना, ठीक है। तो लिखिए, कुछ बातें मैं लिखा देता हूँ, पहले मैं इसका डायग्राम बना देता हूँ। बच्चों आपके पास कोई पार्टिकल है और वो पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है और एक समान चाल से कर रहा है। किससे कर रहा है, एक समान चाल से कर रहा है और r त्रिज्या वाले वर्ताकार पथ में घूम रहा है। किसमें, r त्रिज्या वाले वर्ताकार पथ में घूम रहा है। आप देखिए ये इसका सेंटर है, पार्टिकल कभी यहाँ है यानी पॉइंट ए पर, कब, एट टाइम t, एट टाइम t, और वर्ताकार पथ का त्रिज्या कितना है बच्चों, r। और जब आपका टाइम कितना हो जाता है, जब आपका टाइम कितना हो जाता है t प्लस डेल्टा t, तो ये पार्टिकल जो है ना ये कहाँ आ जाता है बच्चों, पॉइंट B पर। कहाँ आ जाता है, पॉइंट B पर। कहाँ आ जाता है, पॉइंट B पर। पॉइंट B पे आ गया और पॉइंट B पर तो आ ही जाता है, पॉइंट B पर तो आ ही जाता है, पॉइंट B पर तो आ ही जाता है। और ये जो समांतराल डेल्टा t है इसमें इसका जो कोणीय विस्थापन है वो कितना है बच्चों, डेल्टा थीटा। कितना है, डेल्टा थीटा। ये वाली चीज़ है, चाहो तो इसको डॉट डॉट से दिखा दो, है ना, थोड़ा डायग्राम अच्छा बन जाए। इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये चीज़ है। ओके, यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई। अब एक समान चाल से चल रहा है, मैं पूछूं कि पॉइंट ए पर इसका लीनियर वेलोसिटी क्या है, तो आप कहोगे सर ये है, हम तो जानते हैं लीनियर वेलोसिटी क्या होता है, लीनियर वेलोसिटी क्या होता है या किधर होता है, तो आप बोलोगे स्पर्श रेखा के अनुदिश होता है ना। तो ए पर टेंजेंट ये आएगा। जब पार्टिकल बी पर आ गया तब इसका लीनियर वेलोसिटी क्या होगा, तो बी पे टेंजेंट खींच दो और बी पे जो टेंजेंट खींचोगे बच्चों वो ओबी के परपेंडिकुलर होनी चाहिए। ओबी के क्या होनी चाहिए, परपेंडिकुलर। और ओबी के परपेंडिकुलर वाला लाइन देखो ये आ जाएगा और इसको मैंने लिख दिया वेक्टर वी। तो देखो बच्चों इसका वेलोसिटी चेंज हो गया, ए पर डायरेक्शन ये है, बी पे डायरेक्शन ये है, लेकिन एक समान चाल से गति कर रहा है, ये एक समान चाल से गति कर रहा है। इसका मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा। यहाँ पर भी मैग्नीट्यूड कितना रहना है, वी, यहाँ आएगा तब भी कितना रहना है, वी, यहाँ आएगा तब भी कितना रहना है, वी, यहाँ आएगा तब भी कितना रहना है, वी। लेकिन वेक्टर भी चेंज हो रहा है, वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, क्योंकि ए पर जो डायरेक्शन है वो ए पर जो टेंजेंट है उसके अनुदिश है और बी पर जो डायरेक्शन है वो बी पर जो टेंजेंट है उसके अनुदिश है। बताओ यहाँ तक की चीज़ें आपको समझ में आई कि नहीं आई? बिल्कुल हौले हौले धीरे धीरे ये बात समझ में आएगी, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। तो मैं 2-4 लाइन लिख देता हूँ, है ना। तो लिखे, चित्रानुसार एक कण
r त्रिज्या के वर्ताकार पथ में एक समान चाल v से गति कर रहा है। एक समान चाल v से गति कर रहा है, इसका मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा। आपने इस तरह का केस लिया है, ठीक है। प्रारंभ में समय t पर यह कण पॉइंट A पर है तथा समय t प्लस डेल्टा t पर यह कण पॉइंट B पर पहुंच जाता है। समयांतराल डेल्टा t में, है ना। यहाँ टाइम कितना माना आपने t, यहाँ कितना हो गया t प्लस डेल्टा t, है ना। तो कितना टाइम लिया A से B तक पहुँचने के लिए, तो आंसर है डेल्टा t, और वो आपका समयांतराल है। ये आपका t2 है, ये आपका t1 है ना। तो यहाँ से यहाँ पहुँचने में इसने कितना समय लिया, तो आंसर है t2 माइनस t1, और t2 माइनस t1 क्या होगा, समयांतराल, और यहाँ ये क्या आएगा बोलो, डेल्टा t। समयांतराल डेल्टा t में माना इसका कोणीय विस्थापन, माना इसका कोणीय विस्थापन डेल्टा थीटा है। ओके, नोट कर लिया, नहीं किया तो पॉज करके नोट कर लो बच्चों, और ये डायग्राम बना लो, ठीक है। ये डायग्राम बना लो। मैं कहता हूँ बहुत अच्छा आर्टिकल है, थोड़ा कैलकुलेशन तो हमें करना पड़ेगा भाई, है ना, लेकिन बहुत अच्छा आर्टिकल है ना। एक समान चाल से घूम रहा था, टाइम t पर कहाँ था, A पर। थोड़ा टाइम क्या हुआ बच्चों, बढ़ गया, है ना। कहाँ पहुँच गया, B पर। A पर जो वेलोसिटी है वो देखो ये वाला है, B पर जो वेलोसिटी है वो ये वाला है। ये लीनियर वेलोसिटी है, टेंजेंट के अलोंग होता है ना, स्पर्श रेखा के अनुदिश होता है। ओके, चलो देखते हैं, देखते हैं। हो गया, ये डायग्राम बन गया। चलो ये चीज़ मैं हटा देता हूँ एक बार, है ना, ये चीज़ मैं हटा देता हूँ। अब बच्चों देखो पॉइंट बी पर देखो, पॉइंट बी पर देखो बच्चों, पॉइंट बी पर इसका वेलोसिटी ये वाला है, ठीक है। मैं ये वाला जो वेलोसिटी वेक्टर है ना, इसका बच्चों वियोजन करूँगा। क्या करूँगा भाई, वियोजन। एक तो करूँगा बच्चों इस वाली दिशा में, ये वाला जो डायरेक्शन है इस वाले डायरेक्शन में, एक करूँगा इसके लंबवत वाले दिशा में, है ना। एक तो देखो बच्चों मैं ये वाला डायरेक्शन लूँगा, देखो ये वाला डायरेक्शन लूँगा, ये वाला डायरेक्शन। इस वाले डायरेक्शन को मैं बोल रहा हूँ ये पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल है, इसको मैं बोल रहा हूँ bx। और एक इसके लंबवत वाला डायरेक्शन लूँगा, देखो ये वाला, ये वाला डायरेक्शन, ये हॉरिजॉन्टल के पैरेलल है, इस डायरेक्शन को मैं बोलूँगा बच्चों by, है ना। तो यहाँ देखो, गौर से देखो आप, है ना, 11th के बच्चे हो, धीरे धीरे आपको बता देता हूँ। एक तो आपने ले लिया पॉइंट बी पर ये वाला डायरेक्शन, और एक आपने ले लिया इसके लंबवत वाला डायरेक्शन। ये आपका वेक्टर है, और इस वाले वेक्टर को आप इन परस्पर लंबवत दिशाओं में घटकों में तोड़ना चाहते हो, है ना, घटकों में तोड़ना चाहते हो। तो थोड़ा फिर आपको मैं बता देता हूँ बच्चों, यदि ये आपका कोई वेक्टर A है और ये एंगल यदि आपको थीटा दिया हुआ है, तो ये वाला घटक होता है A कोस थीटा, और ये वाला घटक होता है A साइन थीटा, है ना। ये वेक्टर A है, हॉरिजॉन्टल से कितना कोण है बच्चों, थीटा, है ना। तो थीटा की ओर वाला जो कंपोनेंट होता है, टुकड़ा होता है, वो कोस का होता है, और अपोजिट वाला होता है वो साइन का होता है।
और मैंने आपको ये भी बताया था, यदि ये आपका वेक्टर ए है और ये वाला एंगल यदि थीटा है, तो थीटा की ओर वाला जो टुकड़ा है वो तो होगा कोस का, और अपोजिट वाला जो टुकड़ा है वो किसका होगा, साइन का। यदि ये वाला एंगल थीटा है तो ये टुकड़ा कोस का होगा, ये साइन का होगा। ये वाला एंगल यदि थीटा है तो ये वाला टुकड़ा होगा कोस का और ये वाला टुकड़ा होगा साइन का। हमें ये जो वेलोसिटी वेक्टर है इसका घटकों में वियोजन करना है। तो या तो हमें हॉरिजॉन्टल से एंगल चाहिए या हमें वर्टिकल से एंगल चाहिए। तो बच्चों आप देखिए कि ये वाला एंगल देखो आपका डेल्टा थीटा है, और ये डेल्टा थीटा है, तो प्यारे बच्चों ये वाला जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है, ये भी आपका डेल्टा थीटा होगा। क्यों होगा? देखो ये देखो आप, अरे भाई ये देखो बेटा, ये देखो जड़ बन रहा है, ये पैरेलल लाइन है, ये एक ही लाइन है, जड़ बन रहा है। जड़ के ये जो कोने हैं ना, इन पे एक जैसे एंगल बनते हैं। यदि ये थीटा है तो ये भी क्या होता है, थीटा। आप इनको कौन से कोण बोलते हो, एकांतर कोण बोलते हो ना। तो यदि ये डेल्टा थीटा है तो ये भी डेल्टा थीटा होगा। देखो जड़ बन रहा है, ये हॉरिजॉन्टल है, ये भी आपका हॉरिजॉन्टल है, तो ये डेल्टा थीटा है तो ये भी कितना होगा, डेल्टा थीटा। ओके, अब एक चीज़ देखो आप भाई, ये और ये तो देखो बच्चों, ये बी को आपने सेंटर से मिलाया, ये तो त्रिज्या वाला लाइन है, और ये स्पर्श रेखा वाला लाइन है, ये परपेंडिकुलर होते हैं। तो देखो ये वाला एंगल, ये और ये वाला एंगल टोटल कितना है, 90। ये यदि डेल्टा थीटा है तो ये कितना बचा, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, देखो ये वाला एंगल कितना बचा, तो आंसर है 90 माइनस डेल्टा थीटा। भाई ये सारा एंगल 90 है बच्चों, ये डेल्टा थीटा है तो ये एंगल कितना बचेगा, ये वाला एंगल कितना बचेगा, ये देखो ये वाला एंगल, ये वी बी एक्स वाला एंगल कितना बचेगा, 90 माइनस डेल्टा थीटा। अब देखो एक्स और वाई परपेंडिकुलर है ना भाई, एक्स और वाई परपेंडिकुलर है ना भाई। अब ये वाला एंगल यदि 90 माइनस डेल्टा थीटा है, 90 माइनस डेल्टा थीटा है, तो ये सारा 90 होता है। तो मेरे को तो आप ये बता दो ये एंगल कितना बचेगा, तो आपका जवाब आना चाहिए बच्चों डेल्टा थीटा। क्या आना चाहिए, डेल्टा थीटा। तो सिंपल है ना, मैथ्स है ये, आप इजीली बता सकते हो बच्चों। यदि आपका ये एंगल डेल्टा थीटा है तो ये वाला एंगल भी कितना आएगा, डेल्टा थीटा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आपको कंपोनेंट लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कंपोनेंट लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये आपका वेक्टर है, ये आपका वेक्टर है, इस वाले डायरेक्शन से एंगल कितना बन रहा है, डेल्टा थीटा। तो इस वाले डायरेक्शन में जो टुकड़ा आएगा वो कोस का आएगा, तो ये वाला हो जाएगा वी कोस, और एंगल है आपका डेल्टा थीटा। और इसके जो परपेंडिकुलर वाला टुकड़ा आएगा यानी ये वाला, ये क्या हो जाएगा बच्चों, v साइन डेल्टा थीटा, और इस पे बराबर का निशान लगा दो। इसका मतलब पॉइंट B पर जो इसका वेलोसिटी वेक्टर था, इसका आपने परस्पर लंबवत दो घटकों में वियोजन कर लिया है ना। एक तो B x दिशा में और एक B y दिशा में सॉरी, बी एक्स दिशा वाला जो कंपोनेंट है वो तो आ गया v साइन डेल्टा थीटा, और बी वाई दिशा वाला कंपोनेंट है वो क्या आ गया, v कोस डेल्टा थीटा। ओके, डायग्राम बन चुका है, घटकों में आपने वियोजन कर दिया है। तो बच्चों आप इसके नीचे लिख लो, डायग्राम के नीचे लिख लो, पॉइंट B पर वेक्टर v के bx तथा by दिशा में घटक क्रमशः v साइन डेल्टा थीटा तथा v कोस डेल्टा थीटा होंगे। भाई वेक्टर अलजेब्रा को मैंने काम में लिया है बच्चों। B पर जो इसका वेलोसिटी वेक्टर है ना, मैंने इसका bx और by दिशा में वियोजन कर लिया। तो bx दिशा में जो कंपोनेंट है वो क्या आएगा, v साइन डेल्टा थीटा, और by दिशा में जो कंपोनेंट है वो क्या आएगा, v कोस डेल्टा थीटा। बोलो आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। चलो अब लिखते हैं, लिखिए by दिशा में
बी वाई दिशा में कण का औसत त्वरण क्या होगा भाई? बी वाई दिशा में कण का औसत त्वरण क्या होगा भाई? मैं लिखने जा रहा हूँ v कोस डेल्टा थीटा माइनस वी और बट्टे में मैं लिख रहा हूँ डेल्टा टी। इसको मैं नाम दे रहा हूँ 1 नंबर। क्या नाम दे रहा हूँ बच्चों? 1 नंबर। 1 नंबर मैं यहाँ लिख देता हूँ। ए वाई बराबर क्या आया बोलो? v कोस डेल्टा थीटा माइनस वी और बट्टे में मैंने क्या लिखा? डेल्टा टी। इसको मैंने क्या लिखा? 1 नंबर। इसको मैंने क्या लिखा बच्चों? 1 नंबर। क्या लिखा मैंने इसको? 1 नंबर। ठीक है, इसको मैंने 1 नंबर लिख दिया भाई। अब ये चीज़ मैंने क्यों लिखी है? आप इसके साइड में एक चीज़ लिखोगे, इसके साइड में एक चीज़ लिखोगे। एक्सेलरेशन क्या होता है बच्चों? एक्सेलरेशन क्या होता है? डेल्टा वी बटा डेल्टा टी, एवरेज वाला, यानी v2 माइनस v1 और बट्टे में क्या आता है बच्चों? t2 माइनस t1। अब ध्यान देना बच्चों, अब ध्यान देना। बी वाई दिशा में एक्सेलरेशन, तो देखिए बच्चों टाइम t पर, ये जो टाइम t है ना, ये बच्चों आपका t1 है। और बी वाई दिशा में पार्टिकल का जो वेलोसिटी है वो ये रहा, और इसका मैग्नीट्यूड इस वाले डायरेक्शन में देखो ये होगा। देखो ये बी वाई दिशा में है, वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी है। अब इस टाइम के ऊपर ये वाला जो टाइम है बच्चों, ये क्या है? t2। क्या है ये? t2। फिर देखें आप, t1 पर पार्टिकल कहाँ है? पॉइंट ए पर। कहाँ है? पॉइंट ए पर। उसका वेलोसिटी बोलो कितना है बच्चों? v। और ये जो v है ये बोलो आपका क्या है? v1। जब टाइम आपका t2 हो जाता है, t1 का मतलब आपका क्या है बच्चों? t। जब t2 हो जाता है, t2 का मतलब टाइम कितना हो गया? t प्लस डेल्टा t। तो बी वाई दिशा में इसका वेलोसिटी चेंज होकर कितना हो गया? तो आंसर है v कोस डेल्टा थीटा। कितना हो गया? v कोस डेल्टा थीटा। ये आपका क्या है बच्चों? v2। दोबारा देखो, ये टाइम t1 है, ये वाला टाइम, पार्टिकल का है ए पर, इसका वेलोसिटी कितना है? v। कौन सी दिशा में? y दिशा में। जब b पर आया, टाइम कितना हो गया? t2 का मतलब इतना, और इसका वेलोसिटी कितना हो गया इस दिशा में? तो बच्चों पहले v था, अब हो गया v कोस डेल्टा थीटा। बताओ वेलोसिटी में चेंज आया कि नहीं आया? अरे भाई वर्टिकल डायरेक्शन के वेलोसिटी में चेंज आया या नहीं आया? ध्यान से देखो बच्चा, अच्छे से देखो, बहुत अच्छा आर्टिकल है। अरे भाई ए पर इसका बी वाई दिशा में वेलोसिटी कितना था? v। और b पर बी वाई दिशा में वेलोसिटी कितना हो गया? v कोस डेल्टा थीटा। तो बच्चों वेलोसिटी में चेंज आ गया, और चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, बोलो बच्चों ये क्या है? एक्सेलरेशन। तो मैंने क्या लिखा है कि जो वर्टिकल डायरेक्शन का एक्सेलरेशन होगा डेल्टा v बटा डेल्टा t, यानी v2 माइनस वी1 बटा t2 माइनस t1। प्यारे बच्चों v2 क्या है? तो v2 आपका है ये, तो मैंने लिखा v कोस डेल्टा थीटा। v1 आपका क्या है? तो v1 है ये, तो मैंने क्या लिखा? v। t2 आपका क्या है? t2 आपका क्या है? t2 आपका है t प्लस डेल्टा t माइनस t1 आपका क्या है बच्चों? t। तो देखो बच्चों t से t तो कट जाएगा, बोलो क्या बचेगा? डेल्टा t। तो मैंने लिखा v कोस डेल्टा थीटा माइनस v, और बट्टे में मैंने क्या लिखा? डेल्टा t, और इसको मैंने नाम क्या दे दिया बच्चों? समीकरण नंबर 1। मैं समझता हूँ आपको वर्टिकल डायरेक्शन का, कौन सी डायरेक्शन का? वर्टिकल डायरेक्शन का एवरेज एक्सेलरेशन समझ में आ गया होगा। ये बच्चों वर्टिकल डायरेक्शन का एवरेज एक्सेलरेशन है, यानी ये वर्टिकल डायरेक्शन में चेंज इन वेलोसिटी है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। भाई ए से बी पर आया, इसने कितना टाइम लिया? तो आंसर है डेल्टा टी का टाइम लिया, और इस टाइम में वेलोसिटी में कितना चेंज आया? तो आंसर है v कोस डेल्टा थीटा माइनस v। ये वर्टिकल डायरेक्शन का एक्सेलरेशन है प्यारे बच्चों। ओके, अब देखते हैं बच्चों हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का। किसका? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का। तो मैं लिखने जा रहा हूँ, मैं यहाँ लिखने जा रहा हूँ, इसको मैं हटा देता हूँ। अब मैं यहाँ लिखने जा रहा हूँ bx दिशा में
बी एक्स दिशा में औसत त्वरण क्या होगा भाई, लिख लेते हैं बच्चों, क्या होगा, बी एक्स दिशा का जो एक्सेलरेशन है इसको ए एक्स बोल दो भाई। फार्मूला वही है बच्चों, फार्मूला वही है, क्या, v2 माइनस v1 और t2 माइनस t1। v2 देखना आना चाहिए बच्चों। bx दिशा देखो, ये वाला डायरेक्शन है, ये वाला डायरेक्शन है ना, ये वाला डायरेक्शन। बताओ बच्चों, जब ये पार्टिकल पॉइंट ए पर है तब जो bx वाला दिशा है, जो हॉरिजॉन्टल वाला दिशा है, इसमें इसका वेलोसिटी कितना है, जिसको मैं v1 बोलूँगा तो आंसर है 0। भाई सारा का सारा वेलोसिटी कौन से डायरेक्शन में है, वर्टिकल डायरेक्शन में। तो इसका इधर कंपोनेंट लेंगे तो v cos 90 आएगा, और cos 90 का मान 0 होता है, तो इस तरफ तो कोई वेलोसिटी है ही नहीं, और कोई वेलोसिटी है ही नहीं, तो बोलो ये कितना आएगा बच्चों, 0। तो v1 तो 0 है ना। और जब ये पॉइंट b पर पहुंच जाता है तो देखो बच्चों, देखो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में bx दिशा में वेलोसिटी 0 नहीं रहता, वेलोसिटी 0 नहीं रहता। कितना हो जाता है, देखो ये हो जाता है v साइन डेल्टा थीटा, v साइन डेल्टा थीटा, ये हो जाता है। अब आप लोग देख रहे हो कि A से B पर पहुंचता है, तो bx दिशा में वेलोसिटी 0 से कितना हो जाता है, 0 से कितना हो जाता है, v साइन डेल्टा थीटा हो जाता है, यानी वेलोसिटी में चेंज आ रहा है। कितने टाइम में चेंज आ रहा है, यहाँ टाइम t है, यहाँ टाइम t प्लस डेल्टा t है, तो t1 का मतलब तो हुआ t, और t2 का मतलब बोलो कितना हुआ, t प्लस डेल्टा t, तो t2 माइनस t1 बोलो क्या आएगा, डेल्टा t, यानी ये चेंज डेल्टा t टाइम में आ गया। तो ax लिखोगे तो v2 की जगह क्या लिखोगे बच्चों, v साइन डेल्टा थीटा, माइनस v1 क्या लिखोगे, 0, t2 माइनस t1 की जगह क्या लिखोगे बच्चों, डेल्टा t। तो यहाँ से बताओ ax बराबर क्या आ गया, v साइन डेल्टा थीटा, और बट्टे में क्या आ जाएगा, डेल्टा t, और इसको मैं बोल देता हूँ बच्चों 2 नंबर। अब देखो समझने वाली बात तो अब स्टार्ट हुई है। चलो मेरे को ये बताओ 1 और 2 क्या है भाई, बताओ 1 और 2 क्या है। एक्सेलरेशन नहीं है, एवरेज एक्सेलरेशन है। मैंने बताया था ना आपको, है ना, 1 डायमेंशनल मोशन में एक तो होता है आपका तात्क्षणिक त्वरण, है ना, और एक आपका होता है औसत त्वरण, और यहाँ आपने कौन सा निकाला है, औसत त्वरण, और हमें निकालना क्या है, तात्क्षणिक त्वरण। तो बच्चों अब हम तात्क्षणिक त्वरण निकालेंगे। क्या निकालेंगे बोलो बच्चों, तात्क्षणिक त्वरण। क्या निकालेंगे, तात्क्षणिक त्वरण। तो ये वाला इक्वेशन मैं यहाँ लिख देता हूँ, ax कितना आया बच्चों आपके पास, v साइन डेल्टा थीटा, और बट्टे में क्या आ गया, डेल्टा t, और इसको आपने क्या बोला हुआ है, 2 नंबर। क्या बोला हुआ है, 2 नंबर। चलो इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है, इसको हटा देता हूँ, मैं इसको हटा देता हूँ बच्चों, ठीक है। अब मैं एक चीज़ लिखने जा रहा हूँ भाई, तात्क्षणिक चाहिए तो आपको याद है ना, ये जो समय अंतराल है ये किसकी ओर अग्रसर होना चाहिए, 0 की ओर। किसकी ओर, 0 की ओर अग्रसर होना चाहिए। तो यदि बच्चों डेल्टा t टेंस टू 0 हो तो आपका जो डेल्टा थीटा है ना वो भी 0 की ओर अग्रसर होगा, 0 की ओर अग्रसर होगा। क्यों होगा भाई, अरे कॉमन सेंस की बात है, मैं ये सर्कल यहाँ बना देता हूँ, ठीक है। पार्टिकल आपका पॉइंट ए पर है, कब, टाइम t पर, फिर आपका कहाँ पहुँच गया, b पर, कब, t प्लस डेल्टा t पर। ये वाला एंगल बोलो कितना हुआ, डेल्टा थीटा। अब ये जो समय अंतराल है डेल्टा t, ये जो समय अंतराल है डेल्टा t, इसमें ये a से कहाँ पहुँचा, b पर, तो एंगल कितना चल लिया, डेल्टा थीटा। अब ये समय अंतराल यदि थोड़ा छोटा हो तो b पर नहीं, ये थोड़ा यहाँ आएगा तो देखो ये एंगल छोटा हो गया।
थोड़ा और छोटा हो तो ये पार्टिकल बच्चों यहाँ पर भी नहीं, यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा तो देखो ये एंगल और छोटा हो जाएगा। थोड़ा और छोटा हो तो ये यहाँ पर भी नहीं, ये यहाँ से यहाँ पर आएगा तो ये एंगल और छोटा हो जाएगा। यानी जैसे जैसे ये समय अंतराल छोटा होगा वैसे 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 आपका जो कोणीय विस्थापन है वो भी छोटा होगा। यानी डेल्टा टी यदि बच्चों 0 की ओर अग्रसर होगा तो आपका जो डेल्टा थीटा है वो भी किसकी ओर अग्रसर होगा? 0 की ओर। किसकी ओर अग्रसर होगा? 0 की ओर। चलो अब देखते हैं, ये बात यदि आपको समझ में आ गई, ये बात यदि आपको समझ में आ गई तो मैं लिखने जा रहा हूँ, मैं लिखने जा रहा हूँ, ध्यान से देखना बच्चों। मैं लिखने जा रहा हूँ बी वाई दिशा में, बी वाई दिशा में तात्क्षणिक त्वरण निम्न होगा। बी वाई दिशा में तात्क्षणिक त्वरण ए वाई बराबर, तात्क्षणिक का मतलब ये लिमिट लगा दो, लिमिट क्या लगा दो? डेल्टा टी टेंड्स टू 0। बोलो क्या लिखोगे? वी कोस डेल्टा थीटा माइनस क्या है? वी और बट्टे में क्या है बच्चों? डेल्टा टी। यहाँ से देखो ए वाई इज इक्वल टू, ए वाई इज इक्वल टू क्या लिमिट लगा हुआ है? लिमिट लगा हुआ है डेल्टा टी टेंस टू 0। यह आएगा वी गुणा 1 माइनस वी और बट्टा में क्या आएगा? डेल्टा टी। क्यों आएगा? क्यों आएगा? चूंकि डेल्टा टी टेंस टू 0 इसलिए डेल्टा थीटा टेंस टू 0, इसलिए कोस डेल्टा थीटा लगभग बराबर 1। ये बात मैं आपको बता के आया हूँ। दोबारा सुनो, मैंने आपको क्या बताया है? मैंने आपको बताया है बच्चों यदि आपका एंगल छोटा हो, यहाँ देखो डेल्टा टी किसकी ओर अग्रसर लिया है? 0 की ओर, तो डेल्टा थीटा किसकी ओर अग्रसर होगा? 0 की ओर। और डेल्टा थीटा 0 की ओर अग्रसर होगा तो प्यारे बच्चों जो आपका कोस डेल्टा थीटा है वो क्या होगा? 1। वो क्या होगा? 1। मैं आपको ये बात बता के आ चुका हूँ, इसलिए मैंने इसकी जगह बोलो क्या लिख दिया? 1। तो v माइनस वी ये 0 हो जाएगा और फाइनली बोलो ए वाई बराबर क्या आएगा? 0। फाइनली ए वाई बराबर क्या आएगा? 0। इसको बोल दो समीकरण नंबर 3। इसका मतलब y दिशा में या बी वाई दिशा में जो तात्क्षणिक त्वरण है वो शून्य होगा। तात्क्षणिक त्वरण क्या होगा? शून्य होगा। ये बात मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये तात्क्षणिक त्वरण है और ये बोलो आपके पास कितना आ गया? 0। अब लिखिए आप bx दिशा में, bx दिशा में तात्क्षणिक त्वरण क्या होगा भाई? क्या होगा बच्चों? एवरेज क्या था? एवरेज था ये ax बराबर क्या था? v साइन डेल्टा थीटा बट्टा डेल्टा टी। तात्क्षणिक चाहिए तो ये केस लगा दो, तात्क्षणिक चाहिए तो आप ये केस लगा दो। बताओ ये बात आपको समझ में आ गई? मेरे ख्याल से बिल्कुल आ गई होगी, है ना। वीडियो को 1-2 बार देखना बच्चों, समझ में आ जाएगी। थोड़ा सा टिपिकल है लेकिन अच्छा आर्टिकल है, ठीक है। ये कंडीशन लगते ही ये तात्क्षणिक बन गया भाई, तात्क्षणिक बन गया। तो यहाँ से देखो बच्चों ax बराबर, ठीक है। अब मैं लिखने जा रहा हूँ, मैं ये लिमिट लगा चुका हूँ। लिमिट बोलो क्या लगा चुका हूँ? डेल्टा टी टेंस टू 0 v और ये क्या आएगा? ये आएगा बच्चों डेल्टा थीटा बट्टा डेल्टा टी। क्यों आया ये? क्यों आया ये मैं साइड में लिख रहा हूँ, चूँकि डेल्टा टी टेंस टू 0 लिया है तो मैंने आपको बताया है डेल्टा थीटा 0 की ओर अग्रसर होगा और डेल्टा थीटा यदि 0 की ओर अग्रसर है तो साइन डेल्टा थीटा लगभग बराबर होगा डेल्टा थीटा के। फिर बता देता हूँ ये बात, ये अप्रोक्सीमेशन में आपको बता के आया हूँ बच्चों। यदि मैंने कहा था थीटा आपका लघु हो, लघु और यहाँ तो एकदम से 0 ही है, तो बच्चों साइन थीटा किसके बराबर होता है? थीटा के।
यदि थीटा 0.001 हो तो ये आता है 0.001। यदि ये 0.02 हो तो ये आता है 0.02, और यदि ये डेल्टा थीटा हो तो ये बोलो क्या आएगा, डेल्टा थीटा। तो बच्चों साइन डेल्टा थीटा जो आपका है ना, यदि ये वाला कंडीशन है तो ये क्या लिखा जाएगा, डेल्टा थीटा। तो v गुणा डेल्टा थीटा बटा डेल्टा टी। ओके, ए एक्स बराबर, अब इस पे तो कोई फर्क पड़ना नहीं इस लिमिट का, क्योंकि देखो एक समान चाल से गति कर रहा है, चाल चेंज नहीं हो रही, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा। यहाँ भी v है, 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 केवल और केवल बच्चा डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो इस कंडीशन का इस पे क्या इफेक्ट आना है, तो ये तो आ जाना है बाहर, ये आ जाएगा बच्चों लिमिट, और डेल्टा टी टेंस टू 0, और बोलो क्या है, डेल्टा थीटा बट्टा डेल्टा टी। वाह बच्चों, आ गया समझ में, आ गया समझ में। अरे याद आ रहा है क्या, आप लिखते थे औसत वाला त्वरण लिखते थे, यदि आपको याद है तो क्या लिखते थे, क्या लिखते थे, डेल्टा वी बट्टा डेल्टा टी, ऐसा लिखा करते थे। और यदि तात्क्षणिक वाला निकालना होता था तो ये कंडीशन थी, और इस डेल्टा को किस में बदल देते थे, डी में, और क्या लिखते थे, डी वी बटा डी टी। तो ठीक वैसे ही ए एक्स बराबर वी तो आपका है ही, देखो बच्चों ये लिमिट लगा हुआ है ना, तो ये डेल्टा डी में बदल जाएगा तो इसको क्या बोलोगे आप, डी थीटा बटा डी टी। क्या बोलोगे, डी थीटा बटा डी टी। ये आपका अवकलन वाला कॉन्सेप्ट था, याद है। अरे भाई लिमिट लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है कि आपका जो डेल्टा टी है वो 0 की ओर अग्रसर है। फिर आगे क्या है, डेल्टा थीटा बटा डेल्टा टी। बताया था ना आपको, यदि इस तरह का कंडीशन हो तो ये जो डेल्टा है वो डी में बदल जाता है, एवरेज जो है वो अवकलन में बदल जाता है। तो इस वाली चीज़ को बच्चा क्या लिख देंगे, डी थीटा बटा डी टी। ओके, ये बात समझ में आ गई, मैं यहीं बता देता हूँ आपको। अब देखो इसको क्या लिखेंगे भाई, अब देखो इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे बच्चों ए एक्स बराबर, ये क्या है, ये v है। ये क्या है, अरे ये तो ओमेगा है। ओमेगा क्यों है, याद आ रहा है क्या आपको, कोणीय विस्थापन में परिवर्तन की दर। बच्चों क्या होता है, कोणीय वेग। डी थीटा बटा डी टी क्या है, कोणीय वेग है ना बच्चों, ये कोणीय विस्थापन में परिवर्तन की दर है ना, तो ये तो ओमेगा है, तो इसकी जगह ओमेगा लिख दिया। चलो और आगे बढ़ते हैं, ए एक्स बराबर वी। अरे भाई आपने तो एक रिलेशन बनाया था, वी बराबर ओमेगा आर, तो बच्चों ओमेगा बराबर क्या बन गया, वी बट्टा आर। तो इस ओमेगा की जगह क्या लिखोगे, वी बट्टा आर, और यहाँ से ए एक्स बराबर क्या बनेगा, v गुणा वी बनेगा वी स्क्वायर, और बट्टा में क्या बन जाएगा r, और इसको बोल दो समीकरण नंबर 4, और इसको बॉक्स में पैक कर लो। चलो पहले तो आप ये बताओ कि आपको ए एक्स निकालना आया या नहीं आया, ए एक्स निकालना आया या नहीं आया, ये बताओ, बाकी बातें छोड़ो। ए एक्स निकालना आया या नहीं आया, आ गया, आ गया ए एक्स निकालना। ए वाई तो 0 आ गया था, ए वाई तो 0 आ गया था, और ए एक्स क्या आ गया, वी स्क्वायर बट्टा आर। क्या आ गया, वी स्क्वायर बट्टा आर। प्यारे बच्चों यही अभिकेंद्रीय त्वरण है, क्यों है वो भी बता दूंगा, जो कि अभिकेंद्रीय त्वरण है, इसकी दिशा सदैव वर्त के केंद्र की ओर होती है। कहाँ होती है बच्चों, वर्त के केंद्र की ओर होती है। अब ये अभिकेंद्रीय त्वरण क्यों है, इस बात को अच्छे से समझो। मैं ये चीज़ एक बार हटा देता हूँ, आपको थोड़ा अच्छे समझ में आ जाए। देखो बच्चों, जब ये एवरेज था तब ए से चलकर कहाँ पहुँचा, बी पर। तब बी एक्स दिशा वाला जो एक्सेलरेशन है उसकी डायरेक्शन देखो बच्चों इधर होगी, लेकिन आपने कहा है कि डेल्टा टी जो है वो छोटा है, और इतना छोटा है, इतना छोटा है कि वो क्या है, 0 ही है। तो बच्चों पार्टिकल बी पर नहीं होगा,
पार्टिकल बी पर नहीं होगा, या बी पर होगा तो बिंदु बी ए के एकदम नज़दीक होगा, है ना, एकदम नज़दीक होगा। टाइम टी पे ए पर है, इसके बाद आपने बड़ा टाइम इंटरवल तो लिया ही नहीं, है ना, छोटा सा टाइम इंटरवल लिया तो इतना दूर जा ही नहीं पाएगा, एकदम इसके पास होगा। एक बार यदि ये यहाँ ले लेता हूँ, यहाँ ले लेता हूँ, देखो यहाँ, तब बी एक्स दिशा क्या हो जाएगा, तो आंसर है देखो ये हो जाएगा। देखो धीरे धीरे सेंटर की ओर आ रहा है ये डायरेक्शन। अब यदि ये यहाँ भी ना हो, यहाँ हो, तब बी एक्स दिशा क्या हो जाएगा, ये आपका बी है तो ये बी एक्स होगा और ये बी वाई होगा। दो लंबो दिशा ऐसे लेते थे, जहाँ भी पार्टिकल पहुँचा है एक हॉरिजॉन्टल बना लेते थे, एक वर्टिकल बना देते थे। हॉरिजॉन्टल को बोलते थे बी एक्स और वर्टिकल को बोलते थे बी वाई। यहाँ होगा तो ये होगा बी एक्स और ये क्या होगा, बी वाई। बच्चों यहाँ होगा तब ये बी एक्स और ये बी वाई, यहाँ होगा तब ये बी एक्स और ये बी वाई, और एकदम ए पर होगा तब, एकदम ए पर होगा तब ये होगा बी एक्स। और ये बी एक्स दिशा कहाँ आ गया, सेंटर की ओर। कहाँ आ गया, सेंटर की ओर। कहाँ आ गया, केंद्र की ओर। और केंद्र वाला जो त्वरण है वो कौन सा त्वरण होता है, अभिकेंद्रीय त्वरण। बच्चों ये जो ए एक्स आया है v²/r, ये कब आया है भाई, जब आपने ये लिया है। और जब आप ये लोगे तो पॉइंट बी यहाँ नहीं होगा, पॉइंट बी एकदम ए पर होगा। और एकदम ए पर होगा तो बी एक्स दिशा जो है ना वो ए एक्स दिशा बन जाएगी। और ए एक्स दिशा का मतलब है ये डायरेक्शन इधर नहीं, इधर नहीं, इधर नहीं, एकदम वर्त के कहाँ है, केंद्र की ओर। और वर्त के केंद्र की ओर इसकी दिशा होने के कारण इसको क्या कह दिया जाता है, अभिकेंद्रीय त्वरण। बताओ बच्चों आपको समझ में आया कि नहीं आया। ओके, एक बात और बता देता हूँ यदि आपको नहीं समझ में आया तो। अरे भाई मैं तात्क्षणिक त्वरण निकाल रहा हूँ, अब गौर से समझना मेरी बात। एक पार्टिकल है बच्चों, एक समान चाल v से सर्कुलर मोशन कर रहा है, पार्टिकल पॉइंट ए पर है, ठीक है, चाल इसका v, फिर यहाँ आ गया, फिर यहाँ आ गया, फिर यहाँ आ गया, यहाँ है, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया और वापस यहाँ आया। यदि यहाँ आपसे पूछा जाए कि इसका तात्क्षणिक त्वरण कितना है तो मान होगा इसका जो भी वेलोसिटी है उसका वर्ग बट्टा वर्ताकार पथ की त्रिज्या। दिशा क्या होगी, दिशा क्या होगी, तो आंसर है दिशा होगी केंद्र की ओर। जब पार्टिकल यहाँ आ जाए तब एक्सेलरेशन यही होगा। डायरेक्शन क्या होगी, तो आंसर है केंद्र की ओर, ये हो जाएगी डायरेक्शन, है ना। यहाँ आए तब ये हो जाएगी, यहाँ आए तब ये हो जाएगी, यहाँ आए तब ये हो जाएगी। अब अलग अलग पॉइंट्स के लिए तो हम आर्टिकल करेंगे नहीं, हमने तो पर्टिकुलर किसी पॉइंट ए के लिए करके लिए देख लिया। इसी प्रकार यदि इस पॉइंट के लिए करके देखोगे, अब इसकी बात नहीं करेंगे, इसके एक आगे वाला पकड़ेंगे डेल्टा टी के लिए, फिर वो डेल्टा टी 0 करेंगे, वापस यहाँ पहुँच जाएंगे तो डायरेक्शन ये वाला आ जाएगा। इसके लिए करके देखेंगे तो ये यदि सी है तो सी ओ आ जाएगा, इसके लिए करके लिए देखेंगे तो डी ओ आ जाएगा। यानी हमेशा हमेशा ये वाला एक्सेलरेशन जो पर्टिकुलर इस पॉइंट पर होता है, कहाँ होता है, सेंटर की ओर। इसलिए इसको क्या कहा जाता है बच्चों, अभिकेंद्रीय त्वरण। क्या कहा जाता है, अभिकेंद्रीय त्वरण। कितना अच्छा आर्टिकल था। पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा था, पॉइंट ए पे पकड़ा, फिर पॉइंट बी पे पकड़ा, बी पर आपने वेलोसिटी के कंपोनेंट ले लिए, फिर आपने देखा भाई हॉरिजॉन्टल में भी वेलोसिटी चेंज हो रहा है और वर्टिकल में भी चेंज हो रहा है। तो वर्टिकल में चेंज हो रहा है तो वर्टिकल में एक्सेलरेशन है, हॉरिजॉन्टल में चेंज हो रहा है तो हॉरिजॉन्टल में भी एक्सेलरेशन है। भाई वेलोसिटी में चेंज आ गया तो एक्सेलरेशन हो गया भाई। हॉरिजॉन्टल में वेलोसिटी चेंज हो रही थी तो हॉरिजॉन्टल का एक्सेलरेशन आएगा, और वर्टिकल में आपका वेलोसिटी चेंज हो रहा था तो वर्टिकल में आपका एक्सेलरेशन आएगा। आपने एवरेज वाला निकाला। अब आपका एवरेज से मन नहीं भरा, आपको तो पर्टिकुलर पॉइंट ए पे चाहिए, ए और बी के बीच नहीं चाहिए बच्चों, आपको पर्टिकुलर ए पे चाहिए। और तात्क्षणिक निकालने का तरीका आपको डिफरेंशिएशन से आता है। आपने डेल्टा टी 0 के इक्वल किया, तब आपने क्या देखा कि वर्टिकल वाला एक्सेलरेशन तो 0 हो गया भाई, और जो हॉरिजॉन्टल वाला था ना, हॉरिजॉन्टल वाला जो था वो आपको कितना मिल गया, v²/r, और उसका डायरेक्शन किधर हो गया, सेंटर की ओर। इसका मतलब जब पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, भले ही इसका वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा, इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है, और डायरेक्शन के कारण इसमें जो एक्सेलरेशन बनता है वो कहाँ होता है, सेंटर की ओर। उसका वैल्यू कितना होता है, v²/r। सेंटर की ओर होने के कारण उसको क्या कहा जाता है, अभिकेंद्रीय त्वरण। क्या कहा जाता है, अभिकेंद्रीय त्वरण। तो बच्चा अभिकेंद्रीय त्वरण कितना होता है, तो आंसर है v²/r। कितना होता है, v²/r। ठीक है, एक चीज़ और करवाऊंगा आज, ठीक है। उसके बाद
कल हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 6, है ना। क्या है? वर्क, एनर्जी और पावर, यानी 3 नई क्वांटिटी को पढ़ेंगे, है ना। वर्क को पढ़ेंगे जिसको बोलते हैं कार्य, एनर्जी को पढ़ेंगे जिसको बोलते हैं ऊर्जा, और पावर को पढ़ेंगे जिसको क्या बोलते हैं बच्चों? शक्ति। ठीक है, एक हेडिंग और डाल लो, आज एक हेडिंग और डाल लो, इसको बोलते हैं बच्चों अभिकेंद्रीय बल। क्या बोलते हैं? अभिकेंद्रीय बल, सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स। भाई सीधी सी बात है भाई, फोर्स क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगा? मास इंटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सिंपल सी बात है। न्यूटन की गति का जो सेकंड लॉ है वो आपको क्या बताता है? वो आपको क्या बताता है? m द्रव्यमान के पार्टिकल का एक्सेलरेशन यदि a है तो f बराबर क्या होगा? m में। तो यदि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ac है तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगा? fc। ये कहाँ लगता है? सर्कल के सेंटर की ओर। तो ये भी कहाँ होगा? सर्कल के सेंटर की ओर। तो लिखिए, जब कण वर्तुल पथ में गति कर रहा होता है, वर्तुल पथ में गति करता है, तो उस कण पर वर्त के केंद्र की ओर एक बल कार्य करता है, केंद्र की ओर एक बल कार्य करता है, जिसे अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। कौन सा बल कहते हैं? अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। ठीक। अब देखो बच्चों, अभिकेंद्रीय बल का मान निकालना है, तो आप लिखोगे अभिकेंद्रीय बल बराबर क्या लिखते हो बच्चों? द्रव्यमान, और गुणा में क्या लिखते हो? त्वरण। और यहाँ कौन सा त्वरण लिखोगे? अभिकेंद्रीय त्वरण। अभिकेंद्रीय बल को लिखिए Fc से, तो m गुणा ये क्या आ गया? AC। तो यहाँ से देखो Fc बराबर क्या आ गया? m, और AC का मान क्या होता है? v²/r। आप अभी निकाल के आए हो। AC बराबर क्या होता है? v²/r। तो यहाँ से बच्चों Fc कितना आ गया बताओ? mv²/r। और इसको मैं बोल देता हूँ 1 नंबर। ये आपका क्या है? अभिकेंद्रीय बल। तो ध्यान से सुनना, याद रखना इस बात को। जब भी कोई कण बच्चों वर्ताकार पथ में गति करता है, कौन से पथ में गति करता है? वर्ताकार पथ में। कौन से पथ में गति करता है? वर्ताकार पथ में। तो उस कण पर वर्त के केंद्र की ओर हमेशा याद रखना, वर्त के केंद्र की ओर इतना बल लगता है। यदि कण का मास m है और यदि वो वेलोसिटी v से घूम रहा है और सर्कल का जो रेडियस है वो r है, तो उस पर जो सेंटर की ओर फोर्स लग रहा है ना, वो इतने वाला लगेगा। इसको अभिकेंद्रीय बल बोलते हैं। यदि ये बल नहीं लग रहा ना, तो पार्टिकल सर्कल में नहीं चल सकता। यदि सर्कल में घूम रहा है तो इतना बल लगेगा। इतना बल लगाओगे तभी वो सर्कल में मोशन करेगा, अदरवाइज वो सर्कल में मोशन नहीं करेगा। बच्चों उदाहरण देता हूँ आपको। जैसे आप एक रस्सी से एक पत्थर बांधकर इस पत्थर को आप सर्कल में घुमाओ। आप इस पत्थर को सर्कल में घुमाओ। रस्सी ले लिया आपने, पत्थर बांध दिया, ऐसे आप घुमा रहे हो, तो आपका जो ये पत्थर है वो वर्तुल गति कर रहा है। पत्थर आपका यहाँ भी आएगा, कभी आपका यहाँ भी आएगा, कभी आपका बच्चों यहाँ भी आएगा, कभी आपका यहाँ भी आएगा, कभी आपका यहाँ भी आएगा। ऐसे आप घुमा रहे हो, ऐसे आप घुमा रहे हो। तो पत्थर का जो मोशन है वो सर्कुलर मोशन होगा। और मैंने कहा कि सर्कुलर मोशन के लिए क्या चाहिए? अभिकेंद्रीय बल। यानी इस पत्थर पर m द्रव्यमान के इस कण पर केंद्र की ओर एक बल लगना चाहिए। जब यहाँ है तो वो बल इधर लगना चाहिए, जब यहाँ है तो वो इधर लगना चाहिए, यहाँ है तो वो इधर लगना चाहिए, यहाँ है तो वो इधर लगना चाहिए। तो यहाँ इस पत्थर पर बल जो अभिकेंद्रीय बल है, मैं कहता हूँ इतना होना चाहिए। वो आपको कहाँ से प्राप्त हो रहा है? तो इसका आंसर रस्सी में तनन के कारण यानी तनाव के कारण, है ना।
जब आप पत्थर को घुमाते हो तो डोरी में तनन पैदा हो जाता है, तनन के कारण तनाव बल हमेशा वस्तु से दूर की ओर, वस्तु ये है वस्तु से दूर की ओर यानी इधर, यानी तनाव बल ये, वस्तु से दूर की ओर यानी इधर यानी तनाव बल ये, दूर की ओर यानी ये, दूर की ओर यानी ये, दूर की ओर यानी ये, यानी ये तनाव बल किसका कार्य करने लगता है? अभिकेंद्रीय बल का। और इसका मान यदि कैलकुलेट करके निकालोगे तो एग्जैक्ट आएगा mv²/r। अब ये तनाव बल अभिकेंद्रीय बल का कार्य कर रहा है। डोरी में तो तनन आया ना, डोरी में तो तनन आया, अपने हाथ से पकड़ा हुआ है, ऐसे ऐसे आप घुमा रहे हो, डोरी तन जाती है, तनन आ जाता है डोरी में, तनन के कारण जो बल लगता है वो तनाव बल होता है, वस्तु से दूर की ओर, दूर की ओर ये हमेशा कहाँ लगता है? केंद्र की ओर, और ये अभिकेंद्रीय बल का काम करता है। और ये पत्थर आपका सर्कुलर पाथ में घूमता है। यदि तनन ना हो, डोरी ढीली हो जाए तो क्या होगा? अभिकेंद्रीय बल नहीं होगा। अभिकेंद्रीय बल नहीं होगा तो ये सर्कुलर मोशन नहीं कर पाएगा, ये वर्तुल गति नहीं कर पाएगा। वर्तुल गति तभी करेगा जब अभिकेंद्रीय बल लगे। तो क्या होगा? जब सर्कुलर मोशन कर रहा था, यहाँ है तब पार्टिकल का लीनियर वेलोसिटी ये है, यहाँ है तब लीनियर वेलोसिटी ये है, यहाँ है तब देखो टेंजेंट के अकॉर्डिंग ये है, यहाँ है तब लीनियर वेलोसिटी ये है, यहाँ है तब लीनियर वेलोसिटी ये है। तो आप देख रहे हो इस सर्कुलर मोशन में लगातार इस पत्थर का जो वेलोसिटी है उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है, ये फिर ये फिर ये फिर ये फिर ये डायरेक्शन चेंज कौन कर रहा है? तो आंसर है अभिकेंद्रीय बल चेंज कर रहा है। दिशा का दर्द है, दिशा बदलने के लिए बल चाहिए। और यहाँ कौन सा बल दिशा बदल रहा है? ये तनन बल, ये तनाव बल दिशा बदल रहा है बच्चों। यदि ये तनाव बल 0 हो जाए तो दिशा नहीं बदलेगी, दिशा नहीं बदलेगी तो जिस सरल रेखा में जिस वेग से जिस दिशा में जा रहा है उसी दिशा में दौड़ता रहेगा। आप क्या काम करो बच्चों, आप डोरी को, जब ये पत्थर आप घुमा रहे थे, जब पत्थर यहाँ आया आप डोरी को छोड़ दो। डोरी को छोड़ोगे डोरी ढीली हो जाएगी, तनन नहीं रहेगा तो बच्चों ये सर्कुलर मोशन में नहीं चल पाएगा, क्योंकि सर्कुलर मोशन करने के लिए अभिकेंद्रीय बल चाहिए। जैसे ही आप छोड़ोगे, छोड़ते ही इसका वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज नहीं होगा और ये इस दिशा में सीधा निकल जाएगा बच्चों, सीधा निकल जाएगा। यानी इसका डायरेक्शन किसने बदला था? इस अभिकेंद्रीय बल ने बदला था। आप यहाँ नहीं छोड़ते हो, यहाँ छोड़ देते हो, यहाँ डोरी ढीली होगी, t = 0 हो गया, अभिकेंद्रीय बल नहीं रहा तो इस दिशा में चला जाएगा। यहाँ छोड़ोगे तो इस दिशा में चला जाएगा, यहाँ छोड़ोगे तो इस दिशा में चला जाएगा। यह इस बात का प्रमाण है कि सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी का डायरेक्शन लगातार बदलता रहता है। और ये डायरेक्शन कौन बदलता है? अभिकेंद्रीय बल बदलता है। और उसका मान कितना होता है? mv²/r। प्यारे बच्चों, अभिकेंद्रीय बल कोई नए प्रकार का बल नहीं होता है। प्रकृति में विद्यमान बल में से ही कोई बल अभिकेंद्रीय बल का कार्य करने लगता है। जैसे सूर्य के चारों ओर हमारा जो पृथ्वी है वो वर्ताकार पथ में घूमता है। और मैंने कहा घूमने के लिए अभिकेंद्रीय बल चाहिए। कहाँ से मिलता है? ये पहला द्रव्यमान m1 है, ये दूसरा द्रव्यमान m2। आपको पता है एक पिंड दूसरे पिंड को अपनी ओर खींचता है। तो जब अर्थ यहाँ है तो सूर्य पृथ्वी को अपनी ओर गुरुत्वाकर्षण बल से खींचता है। तो ये अभिकेंद्रीय बल है, केंद्र की ओर लग रहा है। यहाँ आया अर्थ तो इधर खींचने लगता है, यहाँ आया तो इधर खींचने लगता है, यहाँ आया तो इधर खींचने लगता है, यहाँ आया तो इधर खींचने लगता है। और हमारा अर्थ इस अभिकेंद्रीय बल के कारण जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है घूमता रहता है। मान लो आपका अर्थ घूमते घूमते कभी यहाँ आया, यहाँ आया, और जो भगवान है वो सन और अर्थ का जो गुरुत्वाकर्षण का ताकत है वो छीन ले, यानी सूर्य पृथ्वी को खींचना छोड़ दे, तो क्या होगा बच्चों? अर्थ अब घूमेगी नहीं। इस वाले पॉइंट पे इसका जो टेंजेंशियल वेलोसिटी है उसके डायरेक्शन में सीधी निकल जाएगी, इससे सीधी निकल जाएगी। इसका मतलब इसको केंद्र की ओर जो अभिकेंद्रीय बल है वो कौन प्रदान कर रहा है? तो उत्तर है कि पृथ्वी पर सूर्य के द्वारा लगाया गया गुरुत्वाकर्षण बल। जैसे बच्चों आप लोगों ने एटम का स्ट्रक्चर पढ़ा हुआ है, नाभिक होता है ना, एक नाभिक पे धनावेश होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है ना, उस पर क्या होता है? ऋणावेश। प्लस और माइनस के बीच में क्या होता है बच्चों? आकर्षण। प्लस माइनस को अपनी ओर क्या करता है? खींचता है। तो एटम में क्या होता है? ये न्यूक्लियस होता है जिसपे धनावेश होता है और इसके चारों ओर ये ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन चक्कर काटता रहता है। बताओ ये कण है ना और वर्ताकार पथ में घूम रहा है ना, कण यहाँ है तो अभिकेंद्रीय बल लगना चाहिए इधर, यहाँ आ जाए तो 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 लगना चाहिए इधर। ये बल कहाँ से आया? कौन खींच रहा है इसको? क्या इस पत्थर को किसी ने डोरी से बांधकर घुमाया है? नहीं। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज, नाभिक पर पॉजिटिव चार्ज, ये प्लस इस माइनस को अपनी ओर खींच रहा है। और ये जो खिंचाव वाला बल है इसको कूलाम बल या क्या कहा जाता है? विद्युत बल। यानी यहाँ विद्युत बल किसका काम करने लगता है? अभिकेंद्रीय बल का। जब यहाँ आया तो ये खिंचाव बल या विद्युत बल इधर लगता है, जब यहाँ आया तो ये इधर खींचता है, यहाँ आया तो नाभिक इधर खींचता है, यहाँ आया तो नाभिक इधर खींचता है। यानी इलेक्ट्रॉन घूम रहा है लेकिन हमेशा इस पर विद्युत बल कहाँ लगता है? वर्तुल पथ के केंद्र की ओर लगता है। इसका मतलब विद्युत बल किसका काम करता है? अभिकेंद्रीय बल का। कभी तो डोरी में तनाव बल अभिकेंद्रीय बल का कार्य करने लगता है।
कभी गुरुत्वाकर्षण बल अभिकेंद्रीय बल का काम करने लगता है, कभी विद्युत बल अभिकेंद्रीय बल का काम करने लगता है। तो प्यारे बच्चों, अभिकेंद्रीय बल कोई नए प्रकार का बल नहीं है, प्रकृति में विद्यमान कोई भी बल अभिकेंद्रीय बल का कार्य करने लगता है। लेकिन एक बात ध्यान से सुन लेना, आपको मैकेनिक्स में कभी भी कहीं भी कोई भी कण वर्ताकार पथ में घूमता हुआ दिखाई दे जाए तो याद रखना उस कण पर इतना बल वर्त के केंद्र की ओर लग रहा है, इतना बल लग रहा है। इतना नहीं लगेगा तो भाई वर्ताकार पथ में नहीं घूमेगा। इतना बल केंद्र की ओर लग रहा है, ये अभिकेंद्रीय बल है। जहाँ ये m जो कण घूम रहा है उसका द्रव्यमान, r वर्तुल पथ की त्रिज्या, v कण का वेलोसिटी। तो प्यारे बच्चों, अभिकेंद्रीय बल सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है? ये होता है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है? फोर्स में मास का डिवाइड कर दो, m कट जाएगा, बोलो क्या आएगा? v²/r। तो आप इस पूरे आर्टिकल में कम से कम 2 चीज़ें याद रखोगे। कौन कौन चीज़ें याद रखोगे? पार्टिकल जब सर्कुलर पाथ में घूमता है तो भैया उस पर अभिकेंद्रीय बल लग रहा है, उसका मान कितना होता है? तो आंसर है mv²/r। 1 नंबर बात तो आप ये याद रखोगे, कितना होता है? mv²/r। 1 नंबर बात आप ये याद रखोगे, बोलो रखोगे ना? 2 नंबर बात आपको क्या याद रखनी है? उसका एक्सेलरेशन कितना होता है? v²/r। और एक 3 नंबर बात, वो हमेशा कहाँ लगता है? वर्त के केंद्र की ओर, वर्त के केंद्र की ओर। बताओ बच्चों, आपको समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल। तो बच्चों, आज का जो लेक्चर है वो अपन यहीं पूरा करते हैं, ठीक है। और कल की जो अपनी क्लास होगी उसमें हम लोग पढ़ेंगे, बहुत शानदार टॉपिक है ये भी, वर्क, एनर्जी एंड पावर। ठीक है बच्चों, ओके, थैंक यू।